अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और हम बात करेंगे आज एक अदालती मामले के ऊपर, क्योंकि विफाक, वज़ारत दिफा, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया था सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़, उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की है। उसके ख़िलाफ़ अपील्स दायर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब इसमें ग्राउंड्स ये बनाए गए हैं कि जिन दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला सुनाया गया वो नाकाबिले समात हैं। ये भी कहा गया है कि जो बेंच बना था 5 रुकनी बेंच, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो फ़ैसला है उससे मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए उसका जो फ़ैसला है बेंच का वो भी गैर मौसर हो जाता है। फिर ये भी कहा गया है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ात हैं उनको कलअदम करा देने का जो फ़ैसला दिया गया है उससे मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, इसलिए इस फ़ैसले को रिवर्स किया जाए, इसके ऊपर अपील दायर की गई है। अब फ़ैसले के ऊपर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये 5 रुकनी बेंच था जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। लेकिन बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद फिर जस्टिस याह्या आफरीदी इसमें शामिल हुए और जब फ़ैसला आया तो ये फ़ैसला दिया गया कि जो 103 अफराद जिनके ऊपर आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात लगी हैं, उनको जो बाकी मुतल्लिका अदालतें हैं, सिविलियन अदालतें, उनमें उनका ट्राई किया जाए। अगर किसी के ऊपर पहले से चार्ज हो चुका है या किसी के ऊपर उसको सुनाई जा चुकी है सज़ा, तो वो प्रोसेस कलअदम करार दिया गया। और साथ में एक शिक थी जिसके ऊपर, या एक फ़ैसले का पार्ट था जिसके ऊपर डायसेंट था जस्टिस याह्या आफरीदी का, जिन्होंने अपने 4 साथी जजेस से इत्तफाक नहीं किया था। और वो ये था कि 4 जजेस ने जस्टिस याह्या आफरीदी के अलावा ये कहा था कि आर्मी एक्ट की सेक्शन D121 और D122 और सेक्शन 59 ये मावराए आइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इनको कलअदम करार दिया जाता है। इससे जस्टिस याह्या आफरीदी ने इत्तफाक नहीं किया था और फिर अपना डायसेंटिंग नोट भी दिया था। अब जब अपील दायर कर दी गई है न सिर्फ विफाक, वज़ारत दिफा और 3 सूबों की जानिब से, तो इसके असरात क्या होंगे और जो ग्राउंड्स अपनाए गए हैं उसके बारे में हमारे तज्ज़ियाकारों की राय और इनमें कितना वज़न है, ये आज सब कुछ जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारा एक्सपर्ट पैनल और ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ एडवोकेट राजा खालिद महमूद साहब भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ें, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर असाफ साहब ने आज सुबह न्यूज़ स्टूडियोज़ ने जब उनसे रब्ता किया तो अपनी राय का इजहार किया इन जो अपील्स दायर की गई हैं उससे मुतालिक। उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनिए। सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि ये नजर सानी नहीं है। नजर सानी होती है जब एक फैसला किसी जज ने कर दिया हो, जज साहिबान ने कर दिया हो, आप उसी बेंच के सामने जाते हैं और आप कहते हैं कि इसके ऊपर आप नजर सानी करें, यानी आप उसको दोबारा देख लीजिए। लेकिन अपील में जो मामला है वो असर नौ खुल जाता है, हर एस्पेक्ट के ऊपर बात की जाती है और वो जज नहीं सुनते जिन्होंने फैसला किया है। सो एक ये बुनियादी सी बात है, बुनियादी फर्क है नजर सानी में और अपील में। दूसरा कि जो मंदरजात हैं अपील के, वो मैंने देखे और आपके टेलीविजन पे और बाकी सोशल मीडिया पे उनका बहुत चर्चा है। वो अपनी जगह पे है, वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एपेलेट बेंच जो होगा वो फैसला करेगा। लेकिन 2-3 बातें जो है वो अज़हद ज़रूरी हैं। उनमें से एक तो ये है कि ये मामलात जो हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, ये पहली दफ़ा अदालतों के सामने नहीं आए। ये पिछले कई दहाइयों से ये मामला चलते आए हैं और सब अदालतों ने मुतफ़क्का तौर पे ये बात की कि आर्टिकल 8 जो है आइन का, वो इस चीज़ की मुआवज़ी करता है और आर्टिकल 8 कहता है कि वो मामला जो कि डिसिप्लिनरी फोर्सेस वगैरह से मुतल्लिका हों, उनके मुतल्लिक कवानीन जो हैं उनको उस कसौटी पे नहीं देखा जाएगा जिस कसौटी पे दूसरे कवानीन को देखा जाता है। उसकी एक वजह है और वजह ये है कि जब डिसिप्लिनरी मामलात हों तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड और ये सारी चीज़ों का होता है और इसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात है। दूसरी बात इसमें ये है कि 11 रुकनी बेंच जो था उसने इसको परखा और 10A के जो कसौटी है उस पर भी परखा और कहा कि इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं, ये जो कानून है
ये गैर आईनी नहीं है, बल्कि उस वक्त तो आइन में भी एक तरमीम थी जिसके तहत ये मामला हो रहे थे। आपको याद होगा APC और इस मामला में। अब जो एक और पहलू है उसका वो ये है कि इसका जो इन्होंने कलअदम करार दे दिया कानून को, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को, और वो जो उसके अंदर तरमीम है सिविलियंस को पकड़ने की और 21D, तो वो उसका देखिए कि माजी के जो फैसले हैं उन पर भी इतलाक हो रहा है। उसमें जो स्पाइज का यानी जासूसी जो कर रहे थे लोग, कि जो जासूसी कर रहे होते हैं वो फौजी, जरूरी तो नहीं को फौजी ही जासूसी कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि अगर एक फौजी के साथ एक सिविलियन जो है या कुछ सिविलियंस के साथ कुछ फौजी जो है वो मुलवस हो जाए, खुदा न खास्ता, और वो जासूसी कर रहे हैं, तनसीबात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके न्यूक्लियर एसेट हैं, आपके और ऐसे मामला हैं जो सेंसिटिव हैं, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। उनको तो नहीं किया जा सकेगा, उनका फिर ट्रायल कैसे होगा? अशतर असाफ साहब की तफसीली राय आपने सुनी और वो उनकी राय के मुताबिक वो ये समझते हैं कि कानूनी तौर पर काफ़ी गुंजाइश है। जिन नुक्तों के ऊपर जब अपील की समाअत होगी तो इसको टेकअप किया जाएगा और वहाँ पर रूम मौजूद है कि इसको ओवरटर्न किया जा सकता है। हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट पैनल में। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस्लामाबाद से इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब हैं, और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कानूनी राय के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट राजा खालिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। भट्टी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, आपने अशतर असाफ साहब की भी राय सुनी, एक आपकी पर्सनल राय भी है जिसका आप इजहार कर चुके हैं। अब जब विफाक की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से और 3 सूबों की तरफ से अपील की बात हुई है, क्या आप समझते हैं, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर राय बटी हुई थी, कि क्या ये एक अच्छा फैसला है या फिर इसमें कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद है और इसके ऊपर अभी लुक अपॉन किया जा सकता है? तो आप क्या समझते हैं, क्या अपील में जाना दुरुस्त फैसला था और क्या इसको किया जा सकता है रिवर्स? मैडम शेख, वेलकम बैक, खुश आमदीद, जी आया नो पखैर रागले। बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई आपके आने की। सवाल पे आते हैं मैडम शेख कि देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी मुझे कबूल होगा। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि इस केस में, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, बड़ा अहम केस है और बड़े क्रिटिकल लम्हों में ये केस सुप्रीम कोर्ट में वापस गया है, जो भी है अपील कह लें, नज़र सानी कह लें, जो भी है, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस केस पर फुल कोर्ट बने और टीवी पर लाइव नशरियात हों इसकी, ताकि सारा कुछ समझ आए कि हुआ क्या रहा है और होगा क्या, और फैसला जो आया है उसके पीछे पस मंज़र क्या है। और मुझे उम्मीद है फ़ायज़ ईसा काजी साहब इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे और लाइव नशरियात या लाइव समातें आएंगी इसकी। मैडम शेख, फ़ौजी अदालतें नेशनल एक्शन प्लान में भी हैं, फ़ौजी अदालतें आइन में भी हैं, फ़ौजी अदालतें हर दौर में रहीं, हर दौर में फ़ौजी अदालतों में फ़ैसले हुए। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ और हक़ में दोनों तरह के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं मैडम शेख, और फ़ौजी अदालतों में हर दौर में सज़ाएँ भी हुई। अब मैडम शेख, फ़ौजी अदालतों पर एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि फ़ेयर ट्रायल नहीं होता, बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं। केस फ़ौजी अदालतों में जाता है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि ये जो तासुर है ये इस मामले में दुरुस्त है। केस फ़ौजी अदालतों में जाता है, फ़ैसला आता है, अपील का हक़ होता है, दोबारा आर्मी चीफ़ के पास जाता है, उसके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है। मैडम शेख, 9 मई हो चुका है 9/11 पाकिस्तान का। मैं बारहा कह चुका हूँ कि किसी एक बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और किसी एक ने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ौजी तनसीबात पर हमला हो चुका है। अब ये मामला आम अदालतों में तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, या फ़ौजी अदालतें हों या कोई खसूसी अदालतें हों। फ़ैसला एक मुकर्रर वक्त में हो और मुल्ज़म और या मुजरम जो भी हो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन उसके पास हो। मेरी जो इस हवाले से बात हुई, आखिरी बात मैडम शेख,
तो मैंने पूछा कि क्यों ये इतना सारे सेनेट में भी ये करारदाद पास हुई, हालांकि बताया कि उस वक्त एजेंडे पे भी नहीं थी, 10 लोग थे, और अब उसके खिलाफ भी ये करारदाद आ रही है, शोर शराबा भी हो रहा है, और सूबे भी जा चुके हैं, वफाक भी जा चुकी है, वजारत दिफा भी जा चुकी है। बताया गया कि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी को सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, ये छोटी सजाएं होंगी, लेकिन सिर्फ इसका मकसद एक है कि ये जो 9 मई हुआ है इसके हवाले से जो भी मुल्ज़म या मुजरम है उसके केस का फैसला मुकर्रर वक्त में हो और जिसने जो किया है उसको सज़ा मिले। तो अब अगर अपील का हक भी हो और हाई कोर्ट का हक भी हो और सुप्रीम कोर्ट का हक भी हो तो मैं तो इस हक में हूँ, लेकिन अगर आप फैसला इसके खिलाफ आता है तो फिर भी ये खसूसी अदालतों में चलना चाहिए, मुकर्रर वक्त के अंदर इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब। देखें, असल चीज़ पहली चीज़ ये कि ये हमारा सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर सवालिया निशान है। ये आज की बात नहीं है, इस केस की बात नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनती हैं? मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में ये तासुर है कि जी स्पीडी जस्टिस हो जाता है, स्पीडी ट्रायल हो जाता है, जल्दी फैसले हो जाते हैं, अपील भी नॉर्मली जल्दी हो जाती है। हमने कितने सिस्टम बनाए हुए हैं, आप देख लें। आपकी एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर है, सेशन कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर आपने एक एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाई हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट लाए हुए हैं आप। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कानून पढ़ें तो 1 हफ्ते में फ़ैसला होना चाहिए, नहीं होता फ़ैसला, सालों लग जाते हैं। फिर आपने और मुख्तलिफ़ अदालतें बनाई हुई हैं, फिर आप कभी स्पेशल ट्राइब्यूनल्स वो कर देते हैं। ये सारा रिफ्लेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट ये करता है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बैठ चुका है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप ये मैं सब सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन यहाँ पे तो केस थोड़ा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे तो इसलिए स्पेसिफिकली कहा जा रहा है क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, तो जब मिलिट्री तंसीबात के ऊपर हमला करेंगे तो दफात शामिल थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनका ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस पर बहस हो सकती है, इस पर बात हो सकती है। अपील इसीलिए की गई है ना, अपील इसीलिए की गई है। और इंटरेस्टिंग है कि अब तक पंजाब ने अपील नहीं की, और ये हालांकि जो सबसे ज़्यादा सीरियस वाक़यात हुए हैं 9 मई के वो पंजाब में हुए हैं। उसमें अब उसकी क्या हो सकता है कि पीर तक या कल तक पंजाब से भी आ जाए। उसमें अपील का जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट, ये बात मेरा ख्याल है ठीक है कि फुल कोर्ट अगर इसको सुने तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर दोनों दायरे टेक्निकल लीगल मामलात मुख्तलिफ हैं। जो क्यों जनरली इसको इसलिए अपोज किया गया कि जो सिविलियंस के ट्रायल्स होते हैं, या हम इसकी बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी हमने देखा है सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं, जो इवन रिटायर्ड जो अफसरान हैं उनके ट्रायल भी सिविलियन कोर्ट्स में नहीं होते। जबकि ये कहा जाता है कि कोई आदमी रिटायर्ड हो जाए तो उसके बाद वो सिविलियन हो जाता है, वो नॉर्मल उसमें होता है, लेकिन हमने देखा कि उनके ट्रायल्स भी सिविलियन कोर्ट्स में नहीं होते उनके। तो हमें कहीं ना कहीं लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर अटैक्स हुए हैं, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे हुए हैं, लेकिन अगर आपने जनरलाइज कर दिया कि नहीं सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, तो इसका मतलब है आप जनरलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सिविलियन को जो है आप ट्रायल ले जा सकते हैं, उसका ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ सवाल उठता है क्योंकि इस मुल्क में एक हुआ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है, इसका तासुर हो सकता है। तो जनरली जो लोग इसको अपोज करते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो रहा नहीं होना चाहिए, वो इसलिए अपोज करते हैं। यहाँ आप जब अपील में जाएंगे तो हम देखेंगे कि अपील में किन क्लॉजेस को चैलेंज किया गया है और किस चीज़ को ओवरटर्न करने की बात की जा रही है। बात की गई ना, ये जो D121 और D122 हैं और सेक्शन 59 है आर्मी एक्ट का। देखिए, एक तो जैसे अभी उनका साबिक अटॉर्नी जनरल का था, जैसे स्पाइंग का मसला है, जाहिर है स्पाइंग का मसला सेंसिटिव मसला है सिक्योरिटी के हवाले से। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जनरलाइज सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में उसको अपोज होना चाहिए। हमारे साथ राजा साहब भी आ जाएं, राजा महमूद साहब, तो उनसे मजीद हम वजाहत ले सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, अपीलें की गई हैं विफाक और सूबों की जानिब से
जो सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो रहा है उसके खिलाफ। ये उमर आप कहिएगा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, मज़ साहब कह रहे हैं, चीज़ों को देख के फुल कोर्ट के अंदर हो तो ये मामला बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता है, या आपके ख्याल में जो फैसला दिया गया था वो एक बेहतर फैसला था? लेकिन माइंड यू कि जस्टिस याह्या ने भी उसकी जो पहली शिक है उसके ऊपर रिजर्वेशन जाहिर की हैं। देखिए अलीना, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि ये मामला फुल कोर्ट में जाना चाहिए। जो 9 मई को हुआ ये पहले कभी नहीं हुआ, और ये एक बहुत ही संगीन फेल था। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर आपको इसमें कोई गुंजाइश लगती है तो आप पीटीआई को हटा के इसकी जगह पे तहरीक लबैक को लगा कर देखें, या आप तहरीक तालिबान को लगा कर देखें कि अगर उनके लोगों ने ये काम किया होता तो आज क्या इधर पाकिस्तान में ये बहस चल रही होती कि इनका जो मामला है, ट्रायल है, वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। ये असल में हमारे से ये मिडिल क्लास के लोग हैं, हम इनको मिलते हैं, हमारा इनके बारे में टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है। हम इसकी पेचीदगी को नहीं समझते कि ये कितना संगीन फेल था, और इसको नज़रअंदाज करना उसके एक फ्यूचर के हवाले से क्या रेपरकशंस हो सकती हैं। क्या आप चाहते हैं कि कभी भी अगर किसी बंदे का कोई मसला हो, कोई किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो क्या लोग उधर जाके जीएचक्यू पर अटैक कर दें? उधर जो है जीएचक्यू वालों ने उनको पकड़ा हुआ था, आप उधर जाकर अटैक कर दें? आपने एक चीज़ फ़र्ज़ किया और आपने वो काम कर दिया। आप जिधर जिधर थे, ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, ये सिर्फ रावलपिंडी में नहीं हुआ, जिस जगह पर कैंट थे उधर पीटीआई के लोग इकट्ठे हो गए। अभी भी पीटीआई वाले तो इस बात को डिफेंड नहीं कर सकते स्वाय इसके कि वो कोई एक साजिशी थ्योरी देते हैं जी कि आपको क्या ख्याल है कि इसमें जी एजेंसी इन्वॉल्व थी, फलाम भी था, आप भी एविडेंस लेकर आए। ठीक है, जिन लोगों पर केस चल रहा है वो सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी उधर वीडियो फुटेज मौजूद है। अब यह है कि जो केस चल रहा है उसमें भी आगे 2-3 कैटेगरीज हैं जो मुल्ज़मान की हैं। एक वो लोग हैं कि जिन्होंने जाके बाकायदा तोड़ फोड़ के अमल में मुलव्वस हुए, ऐसे लोग जो हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में भेजे जा रहे हैं। वो लोग जो बाहर हलाशेरी कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे लोगों के, उनके एंटी टेररिज्म कोर्ट में जा रहे हैं। तो हम क्या ये समझते हैं कि अगर मिलिट्री की इंस्टॉलेशन अटैक हो तो क्या अगर वो उधर फौजी नहीं होगा तो कोई सिविलियन होगा? क्या सिविलियन को ये बात अलाउ है? या कभी माजी में कितने फौजी हैं जिन्होंने ये अटैक किया हो? या अगर इस जगह पे कोई जिन लोगों को हम एक दहशतगर्द तस्वर करते हैं, अगर वो इस तरह का अटैक करेंगे तो क्या हम आज ये बात डिस्कस कर रहे होंगे कि इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलने चाहिए? वो दहशतगर्द जो है वो भी सिविलियन है। ठीक है, तो ये एक मामला, एक संजीदा मामला है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए एक फुल कोर्ट भी होनी चाहिए, और अदालत को इस बात पे भी ज़हन में रखना चाहिए कि आपका फैसला, उसकी मॉरल स्टैंडिंग होगी तो तब जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसकी आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, खदीजा शाह का केस है। खदीजा शाह के केस में अदालत एक फैसला देती है, उसको जमानत देती है, अगले दिन उसको दोबारा पकड़ लेते हैं। तो फिर ये कन्फ्रंटेशन आपकी बढ़ती जाएगी। कोई चीज़ों पर आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा, कोई चीज़ों को आपको एग्री करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ जो है ये बड़ा संगीन फेल है, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, इसके ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, क्या इसके को अच्छे ऑप्टिक्स से, क्या हम ये चाहेंगे कि आइंदा कल लोग जो है उधर जाकर फिर अटैक करें? एक आपकी बात बिल्कुल यहाँ तक दुरुस्त है। 9 मई और 10 मई को जो हुआ उसको तो कोई ओन नहीं करता, उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन इख्तलाफ यहाँ पर आता है कि उसकी जो इल्ज़ाम याफ्ता लोग हैं, क्या उनको सिविलियन अदालतों में ट्राई करना चाहिए, जिस तरह प्रोसेस ऑफ कोर्ट्स है उसको चलना चाहिए, हमारे लीगल सिस्टम को चलना चाहिए, या फिर फौजी अदालतों में जहाँ पर ख़ासकर ये मसला आता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, किस तरह से ट्रायल होता है, अंदर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या उन्हें एक्सेस टू जस्टिस है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत संगीन सवाल हैं। मुझे एक मौका दीजिएगा उमर, मुझे मौका दीजिएगा, मैं चाहती हूँ, बस वक्त थोड़ा कम है, अगर हम राजा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें कानूनी नुक्तों के ऊपर, वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, फिर उनसे जो पॉइंट्स निकलेंगे आप लोग यकीनन उसके ऊपर राय दीजिएगा। राजा साहब, मुझे बताया, आपसे पहले राब्ता नहीं हो पा रहा था, आई एम नॉट श्योर आपने कितनी हमारे तज्जियाकारों की बातें सुनी हैं, अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी तस्हीह होने वाली है तो प्लीज़ उनको भी बता दीजिएगा, और ये हमें बताइएगा जो नुकात अभी उठाए गए हैं अपीलों में, इनमें कितना वजन है, और ख़ासकर ये वाला नुक्ता जिसमें आर्मी एक्ट की जो शिकें उनको कलअदम करार दिया गया था। तीनों अपीलें मैंने देखी हैं, पढ़ी हैं। एक तो शोधा फोरम बलोचिस्तान है,
सिंध गवर्नमेंट का फैसला, दूसरी सिंध गवर्नमेंट की अपील है। और जी सर, अब सूरत हाल ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इन्फोर्समेंट के बाद इंट्रा कोर्ट अपील होती है। उससे पहले ये था कि ये रिव्यू पिटीशन फाइल होती थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही के रूबरू उन्हीं जजेस के सामने, और वकला भी वही होते थे। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को एक्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील प्रोवाइड की कि उन जजेस के खिलाफ विद इन कोर्ट एक बड़े बेंच के सामने अपील फाइल होगी और उसमें आप नई बात भी कर सकते हैं। रिव्यू में ये था कि एरर, ओमिशन या रिकॉर्ड में कोई चीज़ मौजूद है, उसे जजेस ने नहीं सुना, उसे इग्नोर कर दिया, उसे कंसिडर नहीं किया। तो इन हालात में ये था कि रिव्यू लाई करती थी। उसका यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो स्कोप था दैट वाज वेरी लिमिटेड। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ने एक अपील का फोरम प्रोवाइड कर दिया, और मेरे ख्याल में ये पहला मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के खिलाफ अपील समाप्त करेगी। ठीक हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो फोर्स की आप बात कर रही हैं, ये है कि एक तो ये पहली दफा हुआ, देखें 1967 में अमेंडमेंट आई थी आर्मी एक्ट के अंदर, उसमें 21D का इजाफा किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने 21D1 और 2 को उड़ा दिया। उसके साथ जो सेक्शन 59 है आर्मी एक्ट की, उसकी सब सेक्शन 4 को भी उड़ा दिया और अल्ट्रा वायरीज करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। आपने फरमाया कि मावराए आइन करार दे दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 56 साल हो गए 1967 के बाद, और 56 सालों के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके उस कानून को रद्द कर दिया सिरे से। हालांकि उसके बाद 1975 में ब्रिगेडियर FB अली, जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनके साथ एक कर्नल साहब भी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी, और उनका ग्राउंड भी यही था कि सिंस आई हैव बीन रिटायर्ड, I am no more army officer, I am civilian, therefore I cannot be tried in the military court. उनकी इस प्ली को रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि बेशक आप सिविलियन हैं, लेकिन आप ये जो अमेंडमेंट है 21D1 और 2 की जद में आते हैं, लिहाजा यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द आर्मी एक्ट 1952। अब उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद फैसले किए, जिसमें शेख लियाकत अली का फैसला है, मुश्ताक केस है। फिर 2015 में आपको पता है कि ये जो सानिया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उस साने के नतीजे में 21st और 22nd अमेंडमेंट्स हुई। 2-2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। मैं नहीं समझता, आज भी अख्तर औसाफ साहब इस फोरम में नहीं है, वो भी यकीनन मेरी इस बात की ताहीद करते कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि लॉ मौजूद है ऑलरेडी। जो हमारा आर्मी एक्ट है उसकी जो 67 में अमेंडमेंट हुई थी, एक लॉ ऑफ लैंड मौजूद है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कतन जरूरत नहीं थी। लेकिन अमेंड करके तो मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई, और फिर वहाँ पे जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के से रजू किया गया, रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जजमेंट है 2015 की, 401 उसका पेज है, वो रिपोर्ट भी, और उन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी तरह से जस्टिफाई किया, इसकी जवाजियत मुहैया की, जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है सिविलियन का बिफोर द मिलिट्री कोर्ट्स। अब यहाँ पे जो एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट है और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फैसले का, जो 23 अक्टूबर 2023 को 4-1 की कसरत से आया, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो 2015 का फैसला था वो 17 रुकनी बेंच का था, फुल कोर्ट का था, जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि अब भी फुल कोर्ट हो। फुल कोर्ट अब नहीं हो सकेगी, ये जहन में रखिए, इसलिए कि वो 5 जजेस इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे जिन्होंने इस पे फैसला दिया। उनके फैसले के खिलाफ जब आप जी वो जजेस इस फैसले में नहीं बैठ सकेंगे जो पहले फैसला दे चुके हैं। बाकी 12 जजेस उसमें बैठ सकते हैं, और वो अपीलेट फोरम होगा, वो डिसाइड करेंगे इन अपील्स को। एक बात ये, दूसरा ये है कि
यानी हमेशा जो प्रोप्राइटरी डिमांड करती है वो ये कि अगर 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसे 6 रुकनी या 8 रुकनी या 7 रुकनी तो रद्द कर सकता है, लेकिन 5 रुकनी बेंच कभी भी बिल्कुल बड़ा होना चाहिए उसे। सही है। 17 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकता। यहाँ पे 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की कसरत से जो 17 रुकनी बेंच का फैसला था उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये नहीं हो सकता था। ठीक है। तो लिहाजा इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। एक जो शोधा फोरम बलोचिस्तान की अपील है वो पढ़ के तो दिल दुखता है। ये शोधा का खून है जिसकी बुनियाद पे आज हम सारे लोग। खालिद साहब थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिएगा आपकी राय क्या है जब इसको बेंच टेकअप करेगा, अपील को जो भी बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगा, तो मुमकिन तौर पर क्या ये हो सकता है कि जो कलअदम करार दी गई हैं सेक्शंस उनको कलअदम करार दिया जाए, या फिर ये मामला वापस कंसिडर किया जाएगा कि भेजा जाए पार्लियामेंट को, या फिर क्या मुमकिनात हो सकती हैं इस सिलसिले में? मेरे ख्याल में अपील्स की ग्राउंड्स बड़ी स्ट्रांग हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी है दहशतगर्दों के लिए। इसमें तो कुलभूषण यादव वो भी इससे फिर इस एम्बिट से निकल जाता है, कानून के दायरा अख्तियार से निकल जाता है, क्योंकि वो भी सिविलियन है। वो तो ठीक है उनके नेवल ऑफिसर था इंडियन आर्मी का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो सिविलियन है। इस तरह के दहशतगर्दों को भी एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि स्टेट के इंटरेस्ट में है कि अपील की सूरत में इस फैसले को रिवर्स कर दिया जाए, और ये फैसला मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा, ये सेटिस्फाइड होगा। इसे रिवर्स करेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भिजवाएंगे, इस फैसले को रिवर्स कर दिया जाएगा। जिस तरह के आपने कहा कि इसे टर्न डाउन किया जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से आगे बेंच बनाता है, और फिर उस समात जो होंगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी देखने को। एंड ऑफ कोर्स ये जजमेंट सस्टेन करती है या नहीं करती, और फिर बहुत से कानूनी नुकात जो हम सब के जहनों में उनको किस तरह से एड्रेस किया जाता है। आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। बात है ज़रा पुरानी, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको एनालाइज़ करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और वो ये बात है कि कल नवाज शरीफ साहब जब ताजिरों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये हमने डिसाइड कर लिया था, यानी पीडीएम की हुकूमत ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हुकूमत तोड़ देंगे, इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा भी तैयार था, उन्होंने खुद देखा शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा, लेकिन फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी जिस तरह की बातें कर रही थी और जो अल्टीमेटम्स दे रही थी, उसको देखते हुए ये फैसला किया गया कि किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे किसी के हाथों, और फिर फैसला किया गया कि इस्तीफ़ा नहीं दिया जाएगा। 16 महीने की हुकूमत हम सब ने देखी। ये जो सब फैसला हुआ क्या दुरुस्त था या नहीं था, ये आज हम एनालाइज करेंगे। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात को सच मानकर बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि मुस्ताफ़ी होने से मना किया गया। अब ये फैसला दुरुस्त है या गलत, इसके दो फरीक हैं, एक है पीडीएम और एक है मुल्को कौम। पीडीएम की पहले बात कर लेते हैं। पीडीएम के लिए कमाल दुरुस्त फैसला निकला मैडम शेख, बल्कि मौजों भरा फैसला निकला। जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। जरदारी साहब ने बेटे बिलावल को ऐवान इक़्तिदार में लॉन्च किया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे हमज़ा को ऐवान इक़्तिदार में लॉन्च किया, मौलाना साहब ने अपने बेटे को ऐवान इक़्तिदार में लॉन्च किया। पीडीएम ने हर तरसे हुए लंबे अरसे के लिए 3.5 साल इमरान खान के थे, उसमें बड़े तरस गए थे, हर तरसे हुए शख्स को वज़ीर, मशीर और मुआवनीन बना दिया, 90 रुकनी काबीना। और मिलकर तीनों ने, भुट्टो और ज़िया ने, मौलाना साहब और अचक ज़ईद साहब ने, एएनपी ने मिलकर ओहदों की बंदर बांट की। ईवीएम ख़त्म किया, नैब ख़त्म किया, सब करप्शन ठिकाने लगाई, अपने सियासी मुखालफिन को उनकी औकात याद दिलाई, मन मर्जी की कानून साजियाँ और मन मर्जी के फैसले। अब आ जाइए मुल्को कौम पर। मुल्को कौम के लिए ये 15 महीने 16 महीने की हुकूमत बदतरीन हुकूमत साबित हुई। आइन टूटा,
सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बना दिया गया, पार्लियामेंट को तमाशा बना दिया गया, मुल्क को आईनी, सियासी और मुआशी बुरानों में धकेल दिया गया, कौम को रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और रिकॉर्ड गुर्बत में फंसा दिया गया। मुल्क को कौम के लिए 75 साल तारीख की ये 16 महीनों की बदतरीन हुकूमत, लिहाजा आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो MQM को भी ले रहे हैं, बाप को भी ले रहे हैं, लोटों के लिए भी दरवाजे खोल के बैठे हैं, बयानियाँ लेस हैं, मकबूलियत लेस हैं और परफॉर्मेंस लेस हैं, वो इसी 16 महीने की हुकूमत की वजह से। तो मुझे और मेरे महबूब कायद को नुकसान हुआ, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना साहब को फ़ायदा हुआ। मुझे से मुराद कौम है उमर, और महबूब कायद से मुराद मुल्क है। अलीना, मैं इसको एक रुक और जाएगा एंगल से देख रहा हूं। भट्टी साहब, ऑल ओके या कुछ और ऐड कर रहे हैं? ना, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक मैडम शेख। उमर, मैं पहले तो भट्टी साहब का मशकूर हूँ और दूसरी बात यह है कि मैं अलीना इसको एक और एंगल से देख रहा हूँ कि आपने नोट किया होगा कि कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने एक इंकशाफ किया था। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि जनरल बाजवा ने हमें तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। ठीक है, अब मैं इनके इधर से बात शुरू करके ये मियां नवाज शरीफ की बात पे आता हूँ। ये किस पैराए में बात हो रही है, ये हम अभी तक काफ़ी देर से इस चीज़ पर हमने डिबेट की है और लोग जो जिस तरह कहते हैं ना कि दूसरी राय नहीं है, वो दूसरी राय ये नहीं है कि जी इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट ने हटाया था। इमरान खान जो है वो भी आज तक यही बयानियाँ देते आ रहे हैं। इवन जो 9 मई हुआ उसमें भी गुस्सा यही था जी कि मुझे इन्होंने हटाया। ठीक है, कभी कभार दरमियान में वो कह देते थे अच्छा इन्होंने कोशिश तो नहीं की लेकिन इन्हें रोकना तो चाहिए था। अब बिलावल भुट्टो ने जो बात की, मैं उसका ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र बयान करता हूँ कि बिलावल भुट्टो और PDM के जो लोग हैं इनके साथ जनरल बाजवा और जो DGIS हैं उनकी मुलाकात हुई और उनको इन्होंने बताया ये सियासी क़यादत को कि PTI वाले कहते हैं कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते हैं तो हम असम्बली तोड़ने को तैयार हैं। ये असम्बली तोड़ने की हमें अभी भी बात कर रहे हैं ना, ये बात किधर से शुरू हुई थी कि हम असम्बली तोड़ने को तैयार हैं। अब जो है जो सबसे ज़्यादा उस पर एतराज़ आ रहा था वो बिलावल भुट्टो की वजह की तरफ से आ रहा था और उन्होंने बल्कि जनरल बाजवा को ये तक कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपने इस चीज़ पर ज़्यादा इसरार किया कि हम तहरीक अदम एतमाद वापस लें तो हम इस इशू पे अवाम को एतमाद में लेंगे जी कि ये लाडले को बचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको इस्टेब्लिशमेंट का और सियासी क़यादत का रोल बता रहा हूँ उस सारे अमल में क्या था कि उसमें जो लीड रोल था ये सियासी क़यादत का था। दूसरा, जब ये कासिम सूरी वाला मामला हुआ और मामला आगे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, उस टाइम जनरल बाजवा ने इलेक्शन कमीशन को कहा जी कि अगर अदालत आपको कहे कि आप इलेक्शन करा दें तो आप कहिएगा जी करा दें, ये मामला ख़त्म हो। इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट था जी कि चूंकि जो अभी तक वो हद बंदियाँ नहीं हुई, हल्का बंदियाँ नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि हमने PTI की गवर्नमेंट को 1 साल कहते रहे हैं कि आप हल्का बंदी करा लें, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम तो ये स्टैंड नहीं ले सकते कि हम इलेक्शन कराएंगे। लिहाजा अदालत जो पहले एक इस तरह के मशवरे ले रही थी या उनको इलेक्शन कमीशन को पूछ रही थी जी कि अगर इलेक्शन कराएं तो आप तैयार हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं, हल्का बंदियों के बगैर हमारा ये आईनी तकाजा है, उसके बगैर हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इलेक्शन कराने का जो दूसरा अमल है, वो दूसरी कोशिश जो है वो ये थी। तीसरी कोशिश है जिसका मियां नवाज शरीफ ने जिक्र किया है और इस पर हम पहले भी वैसे बात कर चुके हैं। अब चूंकि मियां नवाज शरीफ ने बात किया तो हमें इसको दोबारा इस ज़ेरे बहस लाना पड़ रहा है और अच्छा है कि वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं कि उस टाइम ये तय हुआ था कि 18 मई को यानी कि 2022 को शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अच्छा, वो इस्तीफ़े की बात आई तो वो जो बात कर रहे हैं कि तहरीके और जो तकरीर वगैरह उनकी तैयार हो गई, तो उस दौरान इनको एक मैसेज आया कि भाई 22 मई को तो IMF के साथ हमारे दोहा में मुज़ाकरात हैं, तो IMF के साथ मुज़ाकरात से पहले ये इस्तीफ़ा नहीं हो सकता। उस टाइम तक इमरान खान ने ये वाज़ेह है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था, तो लिहाजा इन्होंने सोचा कि हम 22 मई को मुज़ाकरात के बाद ये तकरीर पढ़ देंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे और जो बाकी मामला केयर टेकर वाला ये सदर तय कर लेंगे। जब वो 22 मार्च गुजरा तो इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो लॉन्ग मार्च लेकर आया हूँ। फिर ये सारे जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं ये उधर चल पड़े कि भाई आप अपने लॉन्ग मार्च को रोकें, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें ताकि इलेक्शन हो सकें।
तो आप अगर ये करेंगे तो फिर वो इस्तीफा नहीं देंगे, और वही हुआ। जब वो 25 मार्च गुजरा तो उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान के कहने पर तो इस्तीफा नहीं देंगे। आगे फिर वो बजट आ गया, बजट के बाद वो भी फंसते गए, और फिर जो है वो कहते हैं ना कि देयर इज नो वे लुकिंग बैक, वो वाली पोजीशन आ गई। अब इसमें एक जो बात है, मैं इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो ये है कि एक फेक न्यूज़ की बात, कि एक फेक न्यूज़ है, बड़ी देर से चल रही है, अच्छा चूंकि वो पॉपुलर है और उस पर बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसे एक वाकया याद आता है चेकोस्लोवाकिया का। ये एक रियासत थी, और ये जब सोवियत यूनियन के शराजा बिखरा तो बहुत सारे जो इनकी सैटेलाइट स्टेट्स थी उधर भी कोई तोड़ फोड़ का अमल शुरू था। तो उस दौरान एक दफ़ा कोई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि एक स्टूडेंट है जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने मर्डर कर दिया है। लोग जो हैं पहले गुस्से में थे, वो उस पर एहतजाज शुरू हो गया, और वो एहतजाज जो है वो उसके नतीजे में ये 2 अलग रियासतें बन गई, और उसको वो नाम दिया वेलवेट रेवोल्यूशन का। उसकी हर साल उसकी सालगिरह मनाई जाती है जी कि रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आया। लेकिन एक मिनट अलीमना, जरा मेरी बात कंप्लीट होने दे। लेकिन वो आज तक ये नहीं पता चला कि वो जो रेवोल्यूशन आया था उसका वो किस लड़के की वजह से आया था। ये आज तक किसी जगह पर साबित नहीं हुआ कि लड़का वाकई कौन है, ये तो बता दें। हमारे लड़के जो है इनके इसमें इमरान खान है, इसमें इमरान खान भी है, ठीक है। और इसमें जो बाकी जमातें हैं, बल्कि जो ये नून लीग वाले हैं, ये तो ये बात करते थे कि हमें लाया क्यों गया, अगर फलां काम नहीं करना था तो हमें लाया क्यों गया। अब ये है कि जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो अपने लोगों के ही बयानिए के तदाद में ये बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं। आपने अभी ये कहा कि उस वक्त बाजवा साहब ने रोका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, इनको कहा, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो बाजवा साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप इलेक्शन कराने का कह दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी वो हदबंदियां नहीं हुई हैं और ये वो तो अभी नहीं हम कह सकते। ऐसा ही है, ऐसे ही है। उमर, वो तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जाके दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि हम फलाना डेट को अक्टूबर तक या गालिबन इलेक्शंस करवा सकते हैं। अलीना वो जो स्टेटमेंट नहीं, वो स्टेटमेंट, ये जो बातें, जो पहले वाली बात है कि जनरल बाजवा की और इनकी मीटिंग हुई, ये बात भी कोई किसी जगह पे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी। अभी बिलावल ने खुद की है बात, इससे पहले ये एक सीना गदर चल रहा था। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो फिर जो दूसरा नहीं करती। क्या कह रहे हैं? अगर फैक्ट्स को देखें, चेन ऑफ इवेंट्स को देखें कि किस तरह से हुआ, तो फिर तो ये एड अप नहीं करती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो जवाब जमा करवाया ना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई हम तो इलेक्शन करवा देंगे, हम तो तैयार हैं। अब ये है, नहीं, इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट था कि हम फौरन इलेक्शन नहीं करा सकते, हमें हदबंदियों के लिए इतने महीने चाहिए। एग्जैक्टली, इतने महीनों के बाद हम इलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो वो मामला जो है वो फिर उस पर कोई टाइम फ्रेम बना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो ये चाह रही थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन के हवाले से कोई ऐलान कर दें कि अगले 3 माह में इलेक्शन होंगे। तो वो इसलिए नहीं हो पा रहे कि उस टाइम हल्का बंदियां नहीं हुई थी। जो मामला अभी भी जो इलेक्शन डिले होने का वो इसलिए बना कि हल्का बंदियां नहीं हुई थी। अच्छा, एक और अभी भी तो देखे ना कि 3-4 माह का टाइम लगा है। एक और चीज़ है, आपने कहा दरमियान में वो सारा कुछ हुआ, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा फैक्टर था, मुज़ाकरात भी तो हो रहे थे ना बजट से पहले, जिसमें ये भी एक बात रखी गई थी कि आप बजट तक हमें एक्सटेंड करने दें। नहीं, मुझे उन मुज़ाकरात का नहीं आइडिया। बजट में एक्सटेंड, देखें जो कॉमन सेंस से है बात, अगर बजट आपने दे लिया तो फिर बजट तो आपके गले पड़ जाएगा। बजट आप क्या देंगे? बजट आप देंगे तो उसके बाद तो फिर आपके पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। उधर से IMF वाले जो हैं वो भी गात लगाए बैठे हुए थे। बजट के बाद इन्होंने क्या करना था? ये तो सारी इनकी उस टाइम इतनी बेयकीनी की कैफियत थी कि कोई आइडिया नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। मज़ा साहब बड़ी घुमनगेरियां हैं। नहीं, टॉम एंड जेरी वाला बात वो देख लें आप, कार्टून टॉम एंड जेरी। देखिए इन 16 महीनों में बड़ी चीज़ें हुई हैं और बड़ी मज़ा का खेज़ चीज़ें हुई हैं। आप बिल्कुल उस पीरियड को उठा लें जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो रही थी। आप ज़रा पुराने MQM के दोस्तों से मालूम करें, उनको कभी एक फ़ोन आता था कि अदम एतमाद का साथ देना है, कभी एक फ़ोन आता था अदम एतमाद का साथ नहीं देना। अच्छा, आप उठा लें, आप देख लें कि शेख रशीद गेट नंबर 4 का रास्ता कैसे भटक गए। आप उठा लें, चौधरी परवेज़ इलाही जरदारी हाउस से मिठाई खा के निकलते हैं और पहुंच जाते हैं बनी गाला। तो लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा इंटरनल वो चल रही थी मामलात
कि जिसकी वजह से वो सारे जो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार थे रहे वो कन्फ्यूजन का शिकार रहे। किसी को कहीं पहुंचना था वो कहीं पहुंच गया, किसी को कहीं पहुंचना था वो कहीं पहुंच गया। जो पीडीएम के अंदर है, आज बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं अगर जनरल बाजवा चाहते तो एमक्यूएम को मैसेज चला जाता कि अदम एतमाद की तहरीक को नहीं सपोर्ट करना। बट सियासी तौर पे एक ऐसा फैसला था, अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमें 2 मिनट के लिए उनकी बात मान लेते हैं, तो सियासी तौर पे तो अदम एतमाद की तहरीक लाने के बाद मैं तो ज़ाती तौर पे उसके ख़िलाफ़ था, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक लाने के फ़ौरन बाद अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इलेक्शन कॉल कर देते तो पीडीएम ज़्यादा मजबूत पोजीशन पे खड़ी होती। ठीक है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि इमरान खान ये कर रहे थे इसलिए हमने उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों के पास जाएँ, लोग जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्ट करें। और मेरा ख्याल है ज़्यादा पीडीएम, क्योंकि उस वक्त पीडीएम की मॉरल और पॉलिटिकल पोजीशन ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा। लेकिन 16 महीने में उन्होंने सारी काया पलट दी अपनी और अपने ही ऊपर खुद को हमला कर डाला। अब मामला ये है कि सवालात इससे और भी बहुत से उठते हैं, और परवेज़ इलाही साहब की आपने बात की तो मैं चाहती थी उनसे मुतालिक भी ज़रा सवाल, वो आजकल बड़े बयानात दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज वक्त इतना ही था। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।